हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, कैसे हैं सब? आई होप सब वेट कर रहे थे, पढ़ रहे हैं अपने सारे ही सब्जेक्ट्स को। मैथ्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप सबको समझ में भी आ रहा है एंड ये क्लासेस अच्छी भी लग रही है। तो बच्चों, मैं शिवांगी शर्मा फिर से आपके साथ आ गई हूँ आपको पढ़ाने 9th की बायोलॉजी। और लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज सेल, है ना। और आई होप सबको अच्छे से समझ आएगा। आज हम उसके कुछ आगे और करेंगे, फर्दर अपने चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, हेलो, हाय। चलिए, तो सबसे पहले ना बच्चों, आप अपना ये टाइम टेबल देख लीजिए क्योंकि रिसेंटली ही 9th की क्लासेस स्टार्ट हुई है। आप देख लीजिए, आपकी साइंस की क्लास 6 to 6:45 होती है, ठीक है। एंड आपकी मैथ्स एंड इंग्लिश की, और आप अपने टाइम टेबल देख लीजिए। चलिए, अब देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में बच्चों समझाया था कि सेल क्या होता है, सेल के कितने कितने सारे टाइप्स होते हैं। देन हमने देखा था कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। हमने सेल थ्योरी की थी, है ना, जिसमें हमने श्लीडन एंड श्वान और वर्को के कुछ थ्योरीज देखे थे। उन्होंने कहा था चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, हर चीज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है ना। चलिए, उसके बाद हमने क्या देखा था, अब यार जब सारे ही ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं तो ऑर्गेनिज्म तो सिंपल भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सब सेल से बने होने चाहिए। तो यही होता है। लेकिन जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया, उनके पास सेल भी प्रिमिटिव होता है जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो हमने थ्योरीज देखी थी, हमने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देखी थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए सेल को किसने डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है। आपका क्विज भी, क्वेश्चन, एक छोटा सा टेस्ट भी हम आपका लेंगे। उसके बाद हमने सेल थ्योरी की थी। देन हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, कि हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ सेल ही है, लेकिन ये सेल आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनते हैं। अब टिश्यू तो अलग अलग जगह है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल, उसकी शेप अलग होती है, उसका फंक्शन अलग होता है, ठीक है। और हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक भी अच्छे से पढ़ लिया था। देन मैंने आपको सेल की ऑर्गेनाइजेशन बताई थी कि पूरा सेल, मैंने आपको समझाया था ना कि एक पूरे सेल को एक फैक्ट्री मान के चलो, और उस फैक्ट्री में हमें क्या क्या चाहिए। तो फटाफट से देखो, रिवाइज कर लेते हैं। पूरा एक सेल आपके पास क्या होता है, आउटर जो आपकी फैक्ट्री को बचाएगा, जो उसकी प्रोटेक्शन करेगा, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर एक हेडक्वार्टर होता है जो उसका ख्याल रखेगा, विच इज द न्यूक्लियस। जगह जो है उसको आपने साइटोप्लाज्म बोल दी, ठीक है। उसके बाद भाई फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी तो होती है। तो हमने देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, हमारे पास स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, ठीक है। हमने राइबोसोम्स देखा था, ऑलराइट। अब जब चीजें बन गई तो उसकी पैकेजिंग भी होनी चाहिए, उसकी मॉडिफिकेशन भी होती है। तो हमने गोल्जी अपैरेटस, मैंने आपको बताया था कि वो भी होता है, ठीक है। स्टोरिंग के लिए मैंने आपको वैक्यूल्स बताया था। अब वेस्ट भी इकट्ठा होगा तो वेस्ट के लिए हमने लाइसोसोम्स किया था। और इसी तरीके से हमने सारे ऑर्गेनेलीज देखे थे। तो जो द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज, जो मतलब पूरी एक सेल की कंपोजिशन है, जो हर चीज में कॉमन है, दैट इज सेल की होती है बच्चों सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब उसकी आउटर बाउंड्री। एंड डेफिनेटली ये सारी जो सेल की जितनी भी चीजें हैं ना, वो एक जगह, जिस जगह में वो लोकेटेड है, वो एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब ये कॉमन चीजें हैं जो सब में होती है, ठीक है। उसके अलावा जो पूरे सेल को रूल कर रहा है, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस। तो ये चीज कॉमन है जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। चलो, अब देखो बच्चों, सबसे पहले हर चीज का हम स्ट्रक्चर देखेंगे और हर चीज का हम फंक्शन देखेंगे। यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हम आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलो अब देखो सेल का स्ट्रक्चर। एक ना बच्चों सिंगर एंड नेसलसन ने एक थ्योरी बनाई। थ्योरी क्या बनाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की और उन्होंने देखा कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो एक टाइप का स्ट्रक्चर है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसको हम बोलते हैं द फ्लूइड मोज़ैक
मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि बेसिकली आपका सेल मेम्ब्रेन क्या है। अब मेरा कोई भी सेल है, उसकी जो मेन आउटर बाउंड्री है, चाहे मैं एनिमल सेल्स की बात करूं, चाहे मैं प्लांट सेल्स की बात करूं, अब यहाँ पे तो दोनों यूकैरियोट्स हो गए, चाहे मैं बैक्टीरिया की बात करूं, सेल मेम्ब्रेन इन सभी में होता है। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है एक बाइलिपिड स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज अ बाइलिपिड स्ट्रक्चर। तो सिंगर एंड निसेल्सन ने जो कहा था कि यार ये एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, तो ये किस तरीके का मोज़ैक है, यहाँ पे बायोलिपिड, बाय मीन्स टू, लिपिड इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो किस बायो मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो लिपिड में ना इस तरीके की चेन्स होती हैं, इस तरीके की मान लो चेन है और ये एक हेड होता है। ठीक है, इस चेन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक चेन। दिस इज अ हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनी होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वो जो कि पानी को पसंद करते हैं, वाटर लविंग। ठीक है, पानी से दूर नहीं भागते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद ये अब इसका हेड क्या होता है, इसके पास तो हेड भी है, ये होता है बच्चों, इट इज द पोलर हेड। एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट मैं यहां पे दोबारा से लिख देती हूं। चलो चलो कोई नहीं, यहां पे हाँ, हेड होता है पोलर हेड, पोलर यानी कि नाउ दिस इज वाटर लविंग। ठीक है, इट हैज अ पोलर हेड जिसको वाटर लविंग बोलते हैं। तो बच्चों ये होगा आपका हाइड्रोफिलिक। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से वहां पे बोल दिया है। देखो ऐसे याद रखो कि पोलर हमेशा ना लाइक, पोलर के साथ आता है। ठीक है, तो पोलर वाटर होता है, वाटर इज अ पोलर, तो वाटर को मतलब पसंद करने वाली चीजें, तो यहाँ पे क्या होता, दिस इज अ वाटर लविंग हेड जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब ये जो इसकी चेन होती है ना, दैट इज अ नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होती है और ये हाइड्रोकार्बन चेन है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। अब फोबिया क्या होता है, डर होता है ना, तो ये पानी से ना डरते हैं, तो ये वाटर रिपेलेंट होता है। ठीक है, इतना समझ आया कि एक लिपिड का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एक लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसमें एक चेन होती है विच इज अ नॉन पोलर चेन, हाइड्रोफोबिक चेन, और एक पोलर हेड होता है विच इज वाटर लविंग, दैट इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये समझ आया। अब देखो ये सारे कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो ये हो गया आपका इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है बाइलिपिड, ये दो लिपिड बना दिए मैंने, ये एक लिपिड की चेन हो गई। ठीक है, ये एक लिपिड इस तरीके से बन गया। अब ये बाइलिपिड है तो यहाँ पे एक और लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से दोबारा ऐसे आउटर साइड पे ये ऐसी एक लेयर होती है। ठीक है, तो ये हो गया बाइलिपिड। अब क्या होता है कि सेल है भाई, सेल के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं जा रही हैं, है ना, तो वहां पे प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं चीजों की मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे ना आपको दो तरीके के प्रोटीन दिखेंगे, एक जो इस लिपिड चेन के बीच में होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे और लिपिड के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे और लिपिड के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब बच्चों देखो यहाँ पे बीच में ये जो मैंने बनाया है, दिस इज अ प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन अंदर होता है, बीच में होता है, जैसे आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब आप बोल रहे होगे ना ये कैसा सा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर लगा दिया है हमने, अभी तो सिंपल बायोलॉजी है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये बाइलिपिड लेयर है ना, बाइलिपिड लेयर, और इनके बीच में यहाँ पे इस तरीके के प्रोटीन है।
जो प्रोटीन इनके बीच में होती हैं उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रल अंदर बॉडी के है, ठीक है, अंदर हैं। और कुछ प्रोटीन्स ना इस लेयर के ऊपर भी रहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे रहते हैं, जैसे ये वाले बच्चों, इनको हम पेरिफेरी प्रोटीन बोलते हैं। पेरिफेरी यानी कि बाहर की तरफ, बाउंड्री में, तो इसको हम पेरिफेरी प्रोटीन्स बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि लिपिड का प्रोटीन की इस कॉम्पोजिशन वाला क्या स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है। वो कहां पे प्रेजेंट है, वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। अब इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो किससे बनी होती है, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इंटीग्रल हो सकते हैं या फिर पेरिफेरी रीजन में हो सकते हैं, और यहाँ पे लिपिड्स होते हैं, लेकिन लिपिड की 2 लेयर होती है, तो ये बायलिपिड होती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे इसकी फंक्शंस की बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं इसकी फंक्शंस की बात करती हूं ना, तो बच्चों एक तो ये काम कर रहा है प्रोटेक्शन का, ठीक है, प्रोटेक्शन कर रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं ना सेल के अंदर कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया बाहर जा रहा है, लाइसोसोम इधर उधर घूम रहा है, चलो मैं घूम के ऐसे आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सभी के सभी जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं उसको अंदर बचा के रखता है। तो एक तो ये प्रोटेक्शन कर रहा है, ऊपर से ये मेंटेन करता है क्या, सेल की कॉम्पोजिशन, ठीक है, इट मेंटेन्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, अब भाई सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये और क्या करता है, इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो। ये ना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब आपको देखो समझ आएगा, एक ना स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने पढ़ा हो, नोन एज अमीबा। दिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको मैं बोल रही हूं अमीबा। ये है इसका न्यूक्लियस। अब ये तो फ्लावर थोड़ी है जो मैंने बनाया है, ये इसकी बॉडी ही ऐसी है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, और ये है इसका आउटर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये क्या करता है, ये रिजिड नहीं है, तो इसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा अपने आप को अपनी चेंज करता रहता है शेप को। जब भी इसे कोई खाना दिखता है, सपोज करो यहाँ पे इसको अलग कलर से बना देते हैं, लेट्स सपोज इसको यहाँ पे एक खाना दिखा, ठीक है। अब ये कैसे खाएगा, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको पास तो एक ही सेल है, इसके पास माउथ नहीं है, स्टमक नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पास एक ही सेल है, यहीं से उसको खाना है और सब कुछ है इसे एक ही सेल से करना है। तो ये अपनी बॉडी को ना मूव करता है और उस फूड को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो देखो ये किस तरीके से करेगा, ये जैसे फूड था ना, तो अपने आप को ना फूड के आसपास ले आएगा। तो जैसे हमारा ये ब्लैक कलर का यहाँ पे फूड है, देखो उसने बाहर से अपने आप को उसके आसपास सराउंड कर लिया है। और ये जो मूवमेंट है ना अमीबा की, वो किसके थ्रू होती है, उनके पास छोटे छोटे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया? हेलो एवरीबॉडी, चलिए प्लीज यहाँ पे देखो, ध्यान से दीजिए, जो बच्चे लेट है यहाँ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, अभी कुछ नहीं छूटा है। तो अमीबा एक फ्लेक्सिबल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी पे सूडोपोडिया है जो उसको मूव करने में मदद कर रहा है। अब ये इस खाने को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जब इस खाने को इसने पूरा पकड़ लिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो फूड है ये इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर आ गया। अब ये इसको खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, और जो बचा कुचा है जो उसको नहीं चाहिए वो इसी तरीके से बाहर फेंक देगा, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इतनी एक्स्ट्रा चीजें क्यों बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, जो उसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा है बच्चों, समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं है, मैंने आपसे बोला कि सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल,
ऑलराइट, ये फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको मैं ऐसे पिचकाऊंगी ना तो यहां से पिचक जाएगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रही हूं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट है, तो सुनो। एक एग्जाम्पल, अमीबा ने अपने आप को मूव करा क्योंकि ये फ्लेक्सिबल था और इस वजह से ये उस खाने को बॉडी के अंदर ले आया, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है कि वो एंडोसाइटोसिस करने को रेडी रहता है। ऑलराइट, ठीक है, चलो अब आपको पता है हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है, कोई पैथोजन जाता है, तो क्या करता है, ये वाइट ब्लड सेल्स भी इसी तरीके से उस बैक्टीरिया को अंदर लाके खत्म कर देता है। तो बच्चों इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब क्योंकि ये खाना खा रहा है इस तरीके से, तो इसको हम फैगोसाइटोसिस भी आप सुनने को मिलेगा टर्म, ठीक है। तो एंडो मीन्स इनसाइड, साइटो सेल से जुड़ा हुआ वर्ड है, इसने बॉडी के अंदर ले लिया, तो ये सिर्फ फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से हो रहा है। नाउ यहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अब एनिमल सेल्स की अगर मैं बात करती हूं, एनिमल सेल्स की जो ये है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होता है, लेकिन एनिमल सेल के केस में ये आउटर मोस्ट है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स, ओनली एनिमल सेल्स ही एंडोसाइटोसिस कर सकते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उनका आउटर मोस्ट है एंड इट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ये प्रोटेक्शन कर ली, इसने फ्लेक्सिबल दिखा लिया, इसने मूवमेंट दिखा दिया। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको मैंने ब्लू पेन से लिखा है, ये इसकी क्वालिटी है भाई, इसी से जाना जाता है। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे क्या है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब है कि चीजों को परमिएट, मतलब अंदर बाहर जाने देना, ठीक है। आप अलाउ कर रहे हो कि ये पार्टिकल बॉडी के अंदर आए, सेल के अंदर आए, दैट इज परमिएबिलिटी, ठीक है। मैं गेट बंद कर दूंगी, आप गेट के अंदर नहीं आ सकते अनलेस आप उसको तोड़ोगे, तो मैंने क्या किया, अगर मैं गेट खोलती हूं तो मैं आपको परमिट कर रही हूं, परमिशन दे रही हूं अंदर आने की। तो यहां पे ना ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को ही ये सेल के अंदर या बाहर जाने देता है, ठीक है, समझ आया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बॉडी, ये जो सेल है, ये मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर कैसे जाने देगा, तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस आते हैं, घबराना नहीं है, मैं समझाऊंगी अभी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, यस ठीक तो है, द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सिलेक्टिवली सब्सटेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना होता है बच्चों, सिलेक्टिवली सब्सटेंस, हर सब्सटेंस को ये अपने अंदर आने बाहर नहीं जाने दे सकता, ठीक है। ऐसे तो आपकी बॉडी के सेल्स में कुछ भी चला जाएगा, कुछ भी जा सकता है, तो वो पैथोजन से बचाता है, वो स्ट्रेस से बचा रहा है, वो बहुत सारी चीजों से बचा रहा है, लेकिन जो चीजें चाहिए, मान लो कोई भी सब्सटेंसेस, पानी है, कोई लिक्विड है, कोई सॉल्ट्स हैं जिसको अंदर बाहर जाने देना है, तो वो प्रोटीन्स जो वहां पे हैं, या तो वो उसको मदद करते हैं, ठीक है, या वो सिंपली उसको अंदर बाहर जाने देता है, ठीक है। तो यहां पे ना दो प्रोसेसेस होते हैं विच इज नोन एज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसके वजह से सेल के अंदर बाहर मूवमेंट होती है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिसको समझ नहीं आ रहा है अब समझ आ जाएगा। आपने कभी पेड़ों को सांस लेते हुए देखा है बच्चों? क्या उनके पास नाक है, क्या उनके पास लंग्स है? आपको कैसे पता पेड़ सांस लेते हैं? ये तो सबने पढ़ा है ना कि जो पेड़ हैं भाई वो सांस लेते हैं, रात को ऑक्सीजन बाहर देते हैं, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों, सॉरी
रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना पेड़ों के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड आपके आसपास होगी तो आपको सफोकेशन फील होगी, है ना, आप ब्रीद नहीं कर पाओगे, इसलिए पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये वो कर कैसे रहे हैं? चलो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात सुनो, पेड़ों को आप पानी डालते हो, वो पानी पेड़ तक कैसे पहुंचता है? आप क्या उसमें ऑपरेशन कर रहे हो या पिचकारी या इंजेक्शन से दो पानी को अंदर नहीं डालते ना, आप तो मिट्टी में पानी डालते हो। जो रूट्स हैं वो तो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो वो जो पानी है या वो जो ऑक्सीजन है जो आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जा रही है, वो कैसे जा रही है? वहां पे ये सेल मेम्ब्रेन ही मदद करता है। दिस इज अलाउइंग द गैसेस, द वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। और वो किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ना कि सिलेक्टिवली परमिएबल किन किन चीजों को वो अलाउ कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि रूट्स जो हैं एब्जॉर्ब करती है वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जैसे जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, रेस्पिरेशन करते हैं। या लेट्स सपोज सिंपली लिख देते हैं कि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं हमारी बॉडी में। जब मैं तो भाई खाना खा रही हूँ, खाना तो पेट में गया, इंटेस्टाइन में गया, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं कि विटामिन्स भाई बालों के लिए अच्छे होते हैं, हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, हमारी मसल्स के लिए अच्छे होते हैं, बट वो वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं? क्या आप खाना आपके मसल्स में जा रहा है? क्या खाना आप कहाँ, आपके तो स्टमक में जा रहा है ना, फिर वहां तक कैसे जा रहा है? क्योंकि ब्लड वहां से न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, और उन न्यूट्रिएंट्स को वो लेके कैसे जा रहा है? वो ब्लड के अंदर वो चीजें कैसे आई? वहां पे सेल ने एक सेल को वो चीजें दे दी ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वहां पे यही होता है बच्चों, वहां पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ही होती है। ठीक है, चलो फाइन। चलो अब देखो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है। चलो अब देखो यहां पे क्या होता है। यहां पे एक चीज बताओ, कभी आपने देखा है कि भाई किचन में मैगी बन रही होती है या खाना बन रहा होता है या अच्छा सा कुछ बन रहा होता है, तो आपको अपने रूम में खुशबू आ रही होती है ना, या आपके घर में जो पूजा हो रही होती है तो मंदिर में जब अगरबत्ती जलाते हैं, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो दूर दूर तक उसकी खुशबू जाती है, होता है ना ये सब। या फिर लेट्स सपोज आपने एक ग्लास लिया जिसमें क्लियर वाटर था, उसमें आपने एक इंक का ड्रॉप डाल दिया और पूरा जो पानी है वो नीला हो गया है। तो वो क्यों हो रहा है? वहां पे एक चीज होती है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है? ठीक है, अभी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन देखो बच्चों, दिस इज डिफरेंट। मैं फिर भी बता देती हूं, यहां पे ब्रीदिंग का मतलब होता है बच्चों आप ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ओनली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब है जब ऑक्सीजन को यूज करते हो। उस ऑक्सीजन को यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने खाने को तोड़ के एनर्जी बनानी है। ठीक है, लेकिन वो ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रही है, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, चलो अब देखो डिफ्यूजन में क्या होता है। This is the movement of particles from higher concentration to lower concentration। ठीक है, देखो कुछ मुश्किल नहीं है। नेचर हमेशा हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करता है, चाहे इंसान जितना ही मर्जी उसको बिगाड़ ले। ठीक है, नेचर तो बहुत अच्छा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है किसी मॉलिक्यूल्स की, हमने परफ्यूम छिड़का तो वो जो ओडर पार्टिकल्स हैं वहां पे ज्यादा हैं, इस जगह पे वो ओडर पार्टिकल्स कम हैं, तो वो वहां से ना इधर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही चीज हो रही है। जब प्लांट को क्या करना है, प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, तो प्लांट के सेल में उसने ऑक्सीजन ले ली, अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डालना है, तो लीव्स में ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, अब बाहर उसको ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, तो वो एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन फिर अंदर ले लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे देता है, फिर से सेम प्रोसीजर, फिर ऑक्सीजन अंदर लेता है।
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देता है। तो एवरी टाइम चीजें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, यहां तक किसी को समझ आया है? कोई डाउट? चलो कोई नहीं। अब देखो यहां पे ऑस्मोसिस क्या है। डिफ्यूजन में देखो, लेट्स सपोज मैंने ये एक सॉल्यूट के पार्टिकल डाल दिए, ठीक है, ये जैसा दिख रहा है ना इसको वैसा ही मान लो कि ये ब्लू वाला वाटर है और मान लो ना ये रेड कलर की इंक है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे डाला लेकिन ये पूरे में फैल गया, वो डिफ्यूज हो गया है हर जगह। अब ये ऑस्मोसिस क्या है बच्चों? देखो ऑस्मोसिस में जब यही हम मूवमेंट पढ़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की या सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट क्या होता है, अब ये सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है, देखो मैंने एक पानी का गिलास लिया, वो क्या था, उसमें पानी था, दैट इज द सॉल्वेंट, ठीक है, मैंने एक चीनी डाला और मैंने चीनी डाली उसके अंदर, दैट इज द सॉल्यूट, और जब उसको मिक्स कर दिया अब वो चीनी का पानी बन गया है, दैट इज द सॉल्यूशन। ये तो सबको पता है, ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या होता है जब सॉल्वेंट की मूवमेंट, ये सॉल्वेंट चाहे वाटर है चाहे कोई भी चीज है, किसी भी टाइप का कोई भी कोई भी एनी लिक्विड विच यू आर यूजिंग, ये वाटर की मूवमेंट जब हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में जाएगी। अब देखो कैसे, कभी आपने किशमिश भिगाया है, कभी आपने राजमा के सीड्स भिगाए हैं, कभी मटर के दाने पानी में भिगाए हैं, सब बच्चों ने भिगाए हैं। ऐसा क्या आपने देखा है, कभी सोचा है क्या होता है, देखा है आपने, एक्सपीरियंस किया है क्या होता है? सोचो जब हम किशमिश डालते हैं या मम्मी ने कुछ राजमा भिगाए हैं, कुछ छोले भिगाए हैं, तो क्या होता है, छोले छोटी छोटी सी दाल होती हैं बच्चों, जब पानी में उसको भिगा के रखते हो तो वो बड़ा हो जाता है ना, उसका साइज बड़ा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? देखो यहीं पे बच्चों सारा का सारा खेल है। देखो लेट्स सपोज मैंने एक पानी का फ्लास्क ले लिया, इसके अंदर ना ये सारा ब्लू कलर का मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द वाटर। अब एक मैंने लिया सेल और इस सेल के अंदर पानी भी है, सेल के अंदर पानी भी होता है और सेल के अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, मान लो रेड कलर के सॉल्ट्स, ठीक है, ये मेरे सॉल्ट हो गए, ठीक है, ये मेरे सॉल्ट हो गए। जो चीजें पानी में ऐड होती है इसको मैंने सॉल्यूट बोल दिया, ठीक है, और जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसको ना मैंने सॉल्वेंट बोल दिया, ठीक है, समझ आ रहा है? ध्यान से सुनो, आपको सब कुछ पता है, सब बच्चों को पता है, ठीक है, बस ध्यान से सुनने वाली बात है। ये क्या हुआ, जब मैंने इस दाल को, किशमिश को, इसको कुछ भी मान लो, ठीक है, मैंने इसको पानी के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जब आप इसको नोट करोगे ना, तो ये जो है ये ऐसा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि इस फ्लास्क में जो पानी था ना यहाँ पे, वो पानी अंदर आ गया, वो पानी सेल के अंदर आ गया। वो क्या हुआ, मूवमेंट हो गई फ्रॉम, बाहर पानी ज्यादा था ना, तो जहां पे पानी ज्यादा था उसको हायर कंसंट्रेशन बोला, मतलब वहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और वो कहां चला गया, वो अंदर चला गया टू लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा चीजें ज्यादा जिसके पास है, जिसके पास ज्यादा पैसा है बच्चों, उसको, जिनके पास कम है उसकी हेल्प करनी चाहिए, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है उसको बांटनी चाहिए नॉलेज। सिमिलरली जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है वाटर की, वो लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है, तो पानी बाहर से सेल के अंदर आ गया। इसी की वजह से आपको सेल का साइज स्वेल होता हुआ दिखता है, ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? यहां तक सबको समझ आया? अब देखो यही होता है, ठीक है, सो दिस इज ऑस्मोसिस, बस। अब यहां पे सिर्फ डेफिनेशन समझाऊंगी और आपको समझ आ जाएगी। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम
हायर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन, जहां पानी ज्यादा था इधर, वो मूव कर गया जहां पे सॉल्वेंट कम था। या इसको कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे जहां पे एक ही चीज ज्यादा हो सकती है, या तो पानी ज्यादा है या सॉल्ट ज्यादा है। अगर कोई सोल्यूशन ज्यादा नमकीन लग रहा है या ज्यादा मीठा लग रहा है, इसका मतलब चीनी उसमें ज्यादा है पानी से, उसमें और पानी डालोगे तो थोड़ा फीका हो जाएगा, तो सॉल्यूट कम हो गया तो सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, तो देखो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्यूट तो कम होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा। ठीक है, तो या तो मैं इसको बोलूंगी हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, या फिर फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया है। ये बेसिक है बच्चों, ये आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, हमेशा काम आएगा। अब देखो, अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, अब ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रही थी, ये तो सेल के थ्रू हो रही थी, और ये भी तो सेल है ना, ये भी तो आपको प्लांट से मिला है ना, प्लांट्स के अंदर भी तो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये मूवमेंट हुई है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज ऑस्मोसिस। अब ये जो डायग्राम मैंने पेस्ट किया है, यहाँ पे आप देखो कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है विच इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अलाउ करता है मूवमेंट तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, बहुत बोल लिया मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। आई होप सबको समझ आया है, जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको आ गया। चलो, अब ना ये जो ऑस्मोसिस और ये सब होता है, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। इसके लिए ना हम 3 डायग्राम्स बनाते हैं। मैंने लेट सपोज ये 3 वेसल्स बना दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 वेसल्स बना दिए। अब इनके अंदर ना बच्चों पानी एक सेल डाल देते हैं, इनके अंदर एक सेल डाल देते हैं। ठीक है, एक किशमिश डाल दो, एक राजमा डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, चलो, अब इस सेल के अंदर क्या होगा, इस सेल के अंदर तो सॉल्ट्स होंगे। टेस्टी लगता है ना, अब उसके अंदर चाय पता नहीं क्या क्या होगा, उसमें किशमिश हो सकती है, उस किशमिश के अंदर चीनी हो सकती, मतलब शुगर है, सॉल्ट है, क्या है मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा सॉल्यूट है। ठीक है, लेट्स सपोज इसके अंदर भी सॉल्यूट, इन सभी के अंदर सॉल्यूट है, ऐसा मान लो अभी। ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पे पहले में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा ले लिया, और इसके अंदर भी तो पानी होगा, इसके अंदर तो कम है ना, स्काई ब्लू कम दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे बाहर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक चीज याद रख लो बच्चों, एक चीज याद रख लो, एक होता है हाइपर जब आप कब हो जाते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत हाइपर हो गए। ठीक है, या मैं बच्चों को समझा नहीं पा रही, मैं थोड़ा क्यों नहीं समझा पा रही, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, या फिर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, सब 33 बोल रहे हैं, या आपसे काम नहीं हो रहा, आप हाइपर हो जाते हो, ज्यादा हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आ जाता है। ठीक है, दैट इज हाइपर मीन्स ज्यादा। उसी तरीके से ना हाइपो मीन्स लो। ठीक है, हाइपो मीन्स लो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर आपका कम होगा, वाटर या फिर क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट आपका लेस होगा। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट होगा, और इधर सॉल्यूट आपका, बच्चों उल्टा लिख दिया है मैंने, देखो हाइपर हो गई थी ना ज्यादा, तो गलती कर दी मैंने। ठीक है, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यहाँ पे बच्चों वाटर आपका मोर होता है, सॉल्वेंट आपका मोर होता है, सॉल्यूट आपका लेस होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब कम। उस सॉल्यूशन बना ही कब, जब सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट डाल दिया, तब वो सॉल्यूशन बन गया। अब वो सॉल्यूट मैंने कितना डाला, अगर वो सॉल्यूट मैंने कम डाला है
तो मैंने यहाँ पे बना दिए। अब ये मेरे रेड कलर का सॉल्यूट है, देखो कम है ना, मैंने यहाँ पे कम सॉल्यूट बनाया है, सो दिस इज अ हाइपोटोनिक कंडीशन। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, जब सॉल्यूट बाहर ज्यादा था, वाटर अंदर कम है, मैंने क्या बताया, वाटर की मूवमेंट कम, जहां पे पानी है वहां से ज्यादा मतलब मूव हो जाएगा, मतलब जहां पे जो चीज कम है ना उधर वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो पानी अंदर कम था तो बाहर आ जाएगा, वाटर की मूवमेंट, फिर गलत बना दिया, पानी तो बाहर ज्यादा बनाया ना मैंने। चलो देखो, यहां पे मैंने वाटर कम बनाया है तो कम है वहां पे आ जाएगा, तो यहां पे वाटर बाहर से अंदर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज वाटर, वाटर की मूवमेंट बाहर से अंदर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर सॉल्यूट ज्यादा था और बाहर सॉल्यूट कम है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए बाहर का पानी अंदर हो जाएगा। अब इस सेल को क्या होगा, ये जो सेल है बड़ा हो जाएगा, जैसे हमने अभी पढ़ा था, तो इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब मूवमेंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल मूवमेंट हो गई एंडोस्मोसिस, और यहां पे सेल जो है आपका स्वेल हो गया है। ठीक है, सेल आपका स्वेल हो गया है। अब चलो भाई दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर सॉल्यूट है, कम है, एंड मान लो इसके अंदर ना पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वाटर ज्यादा है और बाहर जो है वाटर कम है। अब बाहर वाटर कम है, अंदर वाटर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ज्यादा से मूवमेंट कम वाली जगह पे हो जाएगी, तो यहाँ पे पानी की मूवमेंट बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये हाइपरटोनिक था। हाइपरटोनिक के केस में सॉल्यूट ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्यूट बना दो, तो इधर सॉल्यूट आपका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वाटर यहाँ पे आपका कम है। तो जब वाटर कम था तो सेल से अंदर पानी बाहर आ गया, और जब पानी बाहर आ जाएगा ना तो आपका सेल इस साइज से छोटा हो जाएगा, द सेल विल श्रिंक। और पानी सेल से बाहर जा रहा है ना, एग्जिट हो रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। ठीक है, सबको समझ आया है, एक्सोस्मोसिस सबको समझ आया है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में क्या हो रहा है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है जब बाहर भी उतना ही सॉल्यूट है, मान लो बाहर अंदर भी उतना ही सॉल्यूट है। ठीक है, अंदर भी उतना ही पानी है, बाहर भी उतना ही पानी है, तो ना ही अंदर से कुछ बाहर जा रहा है, ना ही पानी बाहर से अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे सेल के साइज में देयर विल बी नो चेंज, सेम साइज रहेगा। और इस टाइप के सॉल्यूशन को, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट लगभग एक बराबर है, ना ही पानी ज्यादा है ना ही चीनी या नमक ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या याद रखना है बच्चों, हमको यहाँ याद रखना है कि तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। हाइपोटोनिक में सेल स्वेल हो जाता है। ठीक है, सेल हाइपो मतलब वाटर ज्यादा है तो पानी बाहर से अंदर आता है, सेल विल स्वेल, इसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा है तो सेल से बाहर चला जाता है, तो एक्सोस्मोसिस हो गई, सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो अब इसका आंसर दो, मुझे इसका आंसर दो। व्हाई डज द स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक व्हेन यू वॉश योर क्लोथ्स? मुझे इसका आंसर चाहिए। कभी देखा है हम साबुन से हाथ धो रहे हैं या कभी बर्तन धो दिए हैं, ठीक है, कभी आपने बर्तन धो दिए, कभी आपने कपड़े धो दिए, बहुत टाइम से आप धो रहे हो, क्या आपने देखा है कि स्किन जो है वो श्रिंक हो जाती है? श्रिंक फिंगर्स आपने देखी है श्रिंक होती हुई? आंसर दो, यहाँ पे कौन सी चीज हो रही है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? बताओ मुझे। मैं यहाँ पे तीन चीज लिख रही हूं
एंड नाउ यू टेल मी कि उसमें से क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे एंडोस्मोसिस हो रही है, क्या यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हो रही है, या यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा? क्या हो रहा है यहाँ पे? एंडोस्मोसिस हो रही है कि एक्सोस्मोसिस हो रही है? टेल मी। चलो, जब हमने, ध्यान रहे, हम साबुन के पानी से हाथ धो रहे हैं, साबुन के पानी में सॉल्ट, कोई भी मतलब जो भी सोप होगा ना, उसके अंदर सोप भी तो कोई सॉल्ट्स हो गए, मतलब आप ये मत सोचो क्या है उसके अंदर, सोप है वो, ठीक है। साबुन का पानी बनाया, इट इज अ सोल्यूशन जिसमें सोप के पार्टिकल्स हैं और पानी है, ठीक है। तो सोप के सोल्यूशन में वाटर आपका बच्चों क्या होगा? हाइपरटोनिक। ओके, हाइपरटोनिक, एब्सोल्युटली राइट, हाइपरटोनिक तो हो रही है। क्यों हो रही है हाइपरटोनिक? क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपका वाटर कम है और यहाँ पे आपके सोप के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, सो इट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझोगे? एंड एब्सोल्युटली राइट। चलो, मैं बहुत, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि सब बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि अब हो जाएगी एक्सोस्मोसिस। क्या होगा? आप सोप से धो रहे हो, आपका क्या हुआ? हाइपरटोनिक सोल्यूशन था, बाहर जो था सल्यूट ज्यादा था, तो सेल बेचारे को लगा भाई मैं अपना पानी बाहर निकाल देता हूं, है ना। तो उसने, सेल ने अपने वाटर को बाहर निकाल दिया, जिसके वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो गई है और आपकी फिंगर्स अजीब सी सिकुड़ी हुई सी दिखने लगती है, क्योंकि यहाँ पे हो गई एक्सोस्मोसिस, पानी हैज कम आउट। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो किसकी वजह से रही है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन की वजह से हो रही है। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है और ये इन आउट मूवमेंट को अलाउ कर रहा है बिकॉज इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो, अब देखो, अब उस टाइम बच्चों को समझ नहीं आ रहा था ना, आप सोच रहे थे मैं जल्दी जल्दी क्या क्या बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आता है उसमें। देखो यहाँ पे क्या आया, व्हाई इज एंडोस्मोसिस इज फाउंड ओनली इन एनिमल। व्हाई सिर्फ एनिमल में ही क्यों होती है एंडोसाइटोसिस? क्योंकि एनिमल की आउटर मोस्ट कवरिंग बच्चों सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, और ये एंडो और एक्सोसाइटोसिस को मदद करता है। एंडोसाइटोसिस मतलब एनगल्फिंग, बाहर की कोई चीज अंदर आ रही है तो ये मूवमेंट अलाउ करता है इनसाइड द सेल, है ना। इट अलाउस मूवमेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और अगर सेल वॉल होता तो वो रिजिड होता और ये चीजें नहीं हो पाती। ठीक है, ये चीजें नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती ये हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फटाफट से देख लो, क्योंकि यहां पे क्या होता है, देयर इज अ एडिशनल स्ट्रक्चर, एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है आपका प्लांट्स के केस में। प्लांट्स में ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, बाहर से इनके पास एक सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल बच्चों रिजिड होती है काफी, दिस इज रिजिड, दिस इज हार्ड। ये लिपिड और प्रोटीन से नहीं बनी होती, प्लांट्स के केस में ये सेल्यूलोज से बनी होती है, और ये इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाती। इसीलिए एंडोसाइटोसिस सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे अमीबा, आपको एग्जाम्पल भी आ गए। ठीक है, अगली क्लास में हम सेल वॉल डिस्कस करेंगे, और सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा टाइम लगा है, बट नाउ वी विल हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। आपके पास एक होमवर्क है, मुझे बताओगे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है या नहीं होती है, तो वो किससे बनी होती है। फंजाई में अगर सेल वॉल होती है या नहीं, और वो किससे बनी होती है। प्लांट्स में मैंने आपको बता दिया कि सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, और किससे बनी होती है। ऑलराइट, सो दिस इज योर होमवर्क। अगली क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।